हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और लास्ट लेक्चर में हमने बेटा डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बारे में अपनी बात को कंप्लीट कर लिया था। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिनको फॉर्म की बिजनेस इनकम निकालते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेस करने की परमिशन नहीं देता, उनको बेटा हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस बोलते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको फॉर्म की बिजनेस इनकम निकालते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेस करने की परमिशन देता है, इसीलिए इन एक्सपेंसेस को परमिसिबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। परमिसिबल एक्सपेंसेस बेटा दो तरह के होंगे। एक तो ऐसे खर्चे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं दोनों ही अलाउ करते हैं। कुछ एक्सपेंसेस बेटा ऐसे होंगे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी लेस किए जा सकते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी वहाँ बेटा यस है। और कुछ खर्चे बेटा ऐसे भी होंगे जिनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो मना करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो खर्चा लेस नहीं होना चाहिए, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी परमिशन देता है कि हाँ जी ये खर्चा लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम दोनों तरह के खर्चों की बात करने वाले हैं आज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो खर्चे अलाउड हैं और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो खर्चे अलाउ करता है वो कौन से हैं, और ऐसे खर्चे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो मना करते हैं लेस करने से, बट इनकम टैक्स के जो एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको अलाउ कर रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले बेटा अलाउड एक्सपेंसेस का मीनिंग कर लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर अलाउड टू बी डिडक्टेड while calculating the business income of firm are called allowed expenses। इन एक्सपेंसेस को बेटा परमिसिबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। परमिसिबल एक्सपेंसेस इसलिए के बोलेंगे क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको लेस करने की आपको क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है। तो ऐसे खर्चों की लिस्ट में जो सबसे पहला खर्चा है, हाँ जी बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के बेटा जितने भी खर्चे हैं आपको याद होगा, हाँ बेटा, जब भी किसी बिजनेस की इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप बहुत सारे खर्चे दिखाते हैं विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग और परचेज से रिलेटेड जो खर्चे बेटा आप शो करते हो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बेटा क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री के बेटा जो खर्चे हैं, कोल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, फैक्ट्री की लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये बेटा सारे खर्चे अलाउड हैं। ये बिजनेस के रेगुलर खर्चे हैं। इन खर्चों के बिना बेटा बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेंसेस बिजनेस के सामान्य खर्चे हैं और ये सारे के सारे अलाउड हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं बेटा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी अलाउड हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अलाउ करता है। दूसरे नंबर पे बेटा आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस जो आप बेटा P&L अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो बेटा आप खर्चे शो करते हैं ऑफिस के खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, ऑफिस के खर्चे कौन से होंगे, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के बेटा अंदर जितनी भी एसेट्स यूज करते हैं उनका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड इन ऑफिस। और बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ऑफिस से रिलेटेड बेटा जितने भी खर्चे हैं, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, पोस्टेज का खर्चा, टेलीफोन बिल, ये बेटा सारे एक्सपेंसेस अलाउड हैं। एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी अलाउड है और एज पर इनकम टैक्स लॉ, हाँ जी बेटा, दोनों ही केसेस में ये अलाउड है।
चलिए आगे बात करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेटा कौन से होते हैं? ऐसे खर्चे जो बिजनेस की सेल्स को प्रमोट करने के लिए और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किए जाते हैं, उनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें बेटा कौन कौन से खर्चे आते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट हो गया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी या सेल्समैन बेटा कमीशन भी हो सकता है, और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, बेड डेट्स। हाँ जी बेटा, ये जितने भी खर्चे मैंने बताए हैं, या प्रमोशनल एक्सपेंसेस, एनी अदर काइंड ऑफ प्रमोशन अदर देन एडवर्टीजमेंट। हाँ जी बेटा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी अलाउड है और एज पर इनकम टैक्स लॉ दोनों के अकॉर्डिंग अलाउड है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब खर्चों को फर्म की बिजनेस इनकम निकालते हुए लेस करने की परमिशन देता है। फर्म हो या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, सभी में बेटा अलाउड है ये। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट है सेल टैक्स। कल की क्लास में बेटा मैंने बताया था कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो फर्म की बिजनेस इनकम में से लेस नहीं हो सकते, जैसे इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, वो अलाउड नहीं है। परंतु कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिनका बिजनेस के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्टली रिलेटेड है। सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है जो प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी है। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है। वैट हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स। और अब बेटा जीएसटी। ये जितने भी टैक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे बेटा अलाउड हैं, बट इनकी कंडीशन है, ये बेटा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन पेड बेसिस। इसका मतलब बेटा क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ये लिखा हुआ है टू सेल टैक्स पेबल, सेल टैक्स पेबल लिखा हुआ है 10,000। तो ध्यान रखिएगा ये डिसअलाउड है। क्यों डिसअलाउड है बेटा? क्योंकि इसकी एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई। कुछ खर्चे बेटा इनकम टैक्स एक्ट तभी अलाउ करता है जब उनकी एक्चुअल में पेमेंट हो जाए। जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें बेटा चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे पेड हो, आपको लेस कर देने। ये जितने भी खर्चे मैंने बताए हैं ऊपर 3 कैटेगरी में या 4 कैटेगरीज में, ये बेटा चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे पेड हो, दोनों ही केसेस में अलाउड है। बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेस करने की परमिशन नहीं देता। ऐसे कौन से खर्चे हैं? एक तो बेटा टैक्सेस, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी, इनकी जब तक पेमेंट नहीं हो जाती वास्तव में, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलाउ नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेल टैक्स पेबल, पेबल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। पेबल या आउटस्टैंडिंग एक ही बात है। तो क्योंकि ये खर्चा अभी तक पे नहीं किया गया गवर्नमेंट को, तो उस केस में बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्या कर रहा है? डिसअलाउ। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा एक्साइज ड्यूटी पेबल है या कस्टम ड्यूटी पेबल है या जीएसटी पेबल है, तो वो भी डिसअलाउड होगा। बट मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू सेल टैक्स पेबल, सपोज करो 10,000, और नीचे बेटा एक लाइन लिख दी पी एंड एल अकाउंट के बाहर, सेल टैक्स हैज बीन पेड, सेल टैक्स हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, आईटीआर। यदि बेटा ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है, उस डेट से पहले सेल टैक्स की पेमेंट कर दी गई है, तो अलाउड होगा। जैसे मान लीजिए हमारा प्रीवियस ईयर बेटा है 1920, ये 19-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, और ये बेटा हमारा असेसमेंट ईयर है 20-21। तो 20-21 में सपोज करो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट सपोज करो 30/9/21 है,
30/9/20 है। 19/20 की जो इनकम है 19/20 की, उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको आईटीआर के माध्यम से 30/9/20 तक जमा करवाना है, यानी कि ये लास्ट डेट है ऑफ फाइलिंग आईटीआर। यदि आप लास्ट डेट से पहले भी सेल टैक्स डिपॉजिट करवा देते हैं गवर्नमेंट को, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, उस केस में भी ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। यदि इस डेट तक भी आपने पेमेंट नहीं करी, 30/9/20 तक पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में बेटा ये खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड। तो यहाँ पे जो सेकंड केस है, हाँ जी बेटा मैंने दो केसेस दिए हैं, एक ये फर्स्ट केस में तो डिसअलाउड हो जाएगा, और सेकंड केस में क्योंकि सेल टैक्स की पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी गई है, तो ये 10,000 बेटा अलाउड है। ठीक है, और मान लीजिए ड्यू डेट के बाद पेमेंट की है, तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? मान लीजिए अक्टूबर में पेमेंट कर दी, हाँ जी बेटा कौन से महीने में पेमेंट की? अक्टूबर में। मान लीजिए 15 अक्टूबर को पेमेंट कर दी, 15 अक्टूबर 20 को पेमेंट हुई है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा डिडक्शन 1920 प्रीवियस ईयर की इनकम में से नहीं मिलेगी। उस केस में असेसी को डिडक्शन तो मिलेगी सेल टैक्स पेड की, बट कौन से ईयर की इनकम है? 2021। 1920 के अंदर अगर वो डिडक्शन लेना चाहता है तो केवल तभी मिल सकती है जब 30 सितंबर तक उसने हर हाल में पेमेंट कर दी हो। यदि 30 सितंबर से भी वो लेट हो गया, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट से भी लेट हो गया, तो उस केस में बेटा डिडक्शन तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि डिडक्शन नहीं मिलेगी खर्चे की, बट वो नेक्स्ट ईयर मिलेगी। तो 1920 से नेक्स्ट ईयर बेटा कौन सा बनेगा? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, तो उस ईयर में मिलेगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर अक्टूबर में पेमेंट हुई है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको सेल टैक्स की डिडक्शन दी जाएगी। चलिए, तो ऐसे ही बेटा बाकी सभी खर्चों के बारे में है, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है बोनस। अगर फर्म ने अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया है, हाँ जी बेटा कोई भी एसएससी है जो बिजनेस, जिसकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। एसएससी बेटा सोल प्रोपराइटर भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी एसएससी हो जो जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल है। यदि उस एसएससी ने अपने किसी एम्प्लॉय को, ये बेटा उसका एम्प्लॉय है जिसको कमीशन देना है या बोनस देना है, सपोज कीजिए एक फर्म ने अपने एम्प्लॉय का बोनस डिक्लेयर कर दिया 20,000 और उसकी पेमेंट नहीं करी, ये बोनस ड्यू है। हाँ जी बेटा, बोनस और कमीशन के बारे में क्या है? पेड बेसिस पर डिडक्शन होगी। और पेड बेसिस का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर पेड बेसिस का मतलब है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। वही सेम है जैसे इसमें बताया मैंने अभी, सेल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी में बिल्कुल सेम वही रूल है। अगर ड्यू डेट तक भी पेमेंट नहीं हुई, लास्ट डेट, तो उस केस में डिडक्शन तो मिलेगी बट नेक्स्ट ईयर में। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें बेटा? पहला केस ये हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में अगर ये लिखा हुआ है टू बोनस आउटस्टैंडिंग, हाँ जी बेटा टू बोनस आउटस्टैंडिंग, तो इसे आप डिसअलाउ करेंगे। अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो बेटा ये 10,000 क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड, यानी कि वापस इसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना। और यदि नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सपोज कीजिए नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख दिया बोनस पेड बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले बोनस की पेमेंट कर दी गई है, तो उस केस में बेटा इसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। उस केस में ये जो 10,000 है ये बेटा अलाउड हो जाएगा। उस केस में आपने इसको वापस नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं करना। ठीक है, सेम वही बातें हैं जो सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के बारे में बताई है, ठीक वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी बेटा, देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी बेटा, लोकल टैक्सेस ऑफ प्रीमिसेस यूज्ड फॉर बिजनेस। ये पॉइंट बेटा मैंने कल की क्लास में बता दिया था। जिस जिस बिल्डिंग के अंदर फर्म अपना बिजनेस चला रही है, मान लीजिए ये फर्म है और फर्म बेटा इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस रन कर रही है। ठीक है,
इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस प्रीमिसेस। हाँ जी बेटा, बिल्डिंग कह लीजिए या प्रीमिसेस कह लीजिए बेटा, एक ही बात है। फर्म इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस रन कर रही है, तो इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी लोकल टैक्सेस हैं वो अलाउड है। जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग के ऊपर कोई टैक्स लगा, म्युनिसिपल टैक्स, सपोज करो 10,000, तो ये बेटा अलाउड है। फर्म की बिजनेस इनकम निकालते हो आप लेस कर सकते हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इस बिल्डिंग को पूरा का पूरा फर्म अपने बिजनेस के लिए यूज़ ना कर रही हो, इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा हो, तो उस केस में म्युनिसिपल टैक्स जो हैं वो लेस तो होंगे बट प्रपोर्शनेटली। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये कह दे कि इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा, हाफ पोर्शन बिजनेस में यूज़ हो रहा है, तो उस केस में म्युनिसिपल टैक्स का भी हाफ पोर्शन कर देंगे। जो फर्म की बिजनेस इनकम निकालते हुए केवल कितने रुपए लेस होंगे, 5,000। ठीक है जी। ऐसे ही बिल्डिंग के बेटा और खर्चे भी हो सकते हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर फर्म अपना बिजनेस चला रही है उस बिल्डिंग की रिपेयर करवाई हो। हाँ जी बेटा, रिपेयर या वाइट वॉश कह लीजिए, बट वो रिपेयर रिवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल नेचर की नहीं। तो वो भी बेटा अलाउड है, प्रपोर्शनेटली। प्रपोर्शनेटली का मतलब उतने पोर्शन की जितने पोर्शन में फर्म अपना बिजनेस रन कर रही है। सपोज करो रिपेयर पे खर्चा आ गया 15,000, और फर्म अपनी इस बिल्डिंग का कितना हिस्सा यूज़ कर रही है बिजनेस के लिए, 1/2, तो 1/2 15,000 का भी बेटा 1/2 कर देंगे। ऐसे ही इस बिल्डिंग से रिलेटेड, हाँ जी बेटा, इस बिल्डिंग से रिलेटेड यदि इंश्योरेंस करवाया गया है, जिस बिल्डिंग में फर्म अपना बिजनेस रन कर रही है उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा दिया फर्म ने, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम या अर्थक्वेक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ये भी अलाउड है। ठीक है जी, म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड है, रिपेयर का खर्चा भी अलाउड है, इंश्योरेंस भी। बट ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर फर्म उस बिल्डिंग को पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही, उस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बिजनेस के लिए यूज कर रही है, तो केवल उतने हिस्से के खर्चे अलाउड होंगे जितने हिस्से में बिजनेस रन किया जा रहा है। तो रिपेयर है, म्युनिसिपल टैक्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सब बेटा अलाउड है। या डेप्रीशिएशन हो गया, डेप्रीशिएशन भी बेटा अलाउड होगा। ठीक है जी, तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, पेनल्टी पेड टू लेबर लीडर टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। हाँ जी बेटा, कई बार क्या होता है देखिए, ये बेटा फर्म है, ये बेटा फर्म के अंदर काम करने वाले इंप्लॉइज हैं, और ये बेटा उनका लीडर है, ये सभी इंप्लॉइज का लीडर है। ठीक है जी, लेबर यूनियन का लीडर कह लीजिए। तो इन इंप्लॉइज ने बेटा स्ट्राइक कर दी, फर्म के इंप्लॉइज ने फर्म के अगेंस्ट स्ट्राइक कर दी। फर्म के जो इंप्लॉइज हैं अपनी कुछ मांगों को मनवाना चाहते हैं जिसके ऊपर फर्म सहमत नहीं है, और उसके इंप्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, और ये उनका बेटा लीडर है, लेबर का, वर्कर्स का लीडर है। तो फर्म ने क्या किया, उस स्ट्राइक को रोकने के लिए फर्म ने लेबर लीडर से कांटेक्ट किया, और उसको बेटा दे दिए, उसने 50,000 रुपये दे दिए। फर्म ने 50,000 रुपये दे दिए लीडर को स्ट्राइक को रोकने के लिए, और उस लेबर लीडर ने बेटा स्ट्राइक रुकवा दी 50,000 रुपये लेके। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्म का ये जो 50,000 रुपये खर्चा हो गया, क्या ये अलाउड है या नहीं, येस और नो? तो आंसर इज नो, दिस एक्सपेंस इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटा, इस तरह का जो खर्चा है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। तो प्रोटेक्शन मनी अगर किसी को दी गई है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, मान लीजिए फर्म किसी को हफ्ता देती है, कोई गुंडे हैं वो फर्म के बिजनेस में आकर, फर्म के पास आकर उनसे पैसा हफ्ता वसूली करते हैं, तो इस तरह के खर्चे बेटा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लेबर लीडर को जो पैसा दिया गया है ये अलाउड नहीं होगा। और सुनिए,
हाँ जी बेटा, एक पॉइंट और बताता हूँ चलो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक बेटा फॉर्म है, उस फॉर्म ने क्या किया, उस फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। फॉर्म का एक पार्टनर मिस्टर एक्स फॉर्म से अलग होना चाहता है। हाँ जी बेटा, फॉर्म के 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, वाई और जेड तो इकट्ठे रहना चाहते हैं, बट एक्स फॉर्म को क्विट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? वो कहता है जी मैं अपना सेपरेट बिजनेस करूंगा। एक्स कहता है मैं फॉर्म के बिजनेस में पार्टनरशिप में शामिल ना होकर एक सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और सेपरेट बिजनेस भी कौन सा? सेपरेट बिजनेस वही जो फॉर्म कर रही है। सेपरेट बिजनेस बेटा वो किस चीज़ का करेगा? उसी प्रोडक्ट का या उसी सर्विस का जो फॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स जो है वो फॉर्म का क्या बनना चाह रहा है? कॉम्पिटिटर। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स फॉर्म का बिजनेस क्या बनना चाह रहा है? कॉम्पिटिटर बनना चाह रहा है, और फॉर्म उसको ऐसा करने से रोकना चाहती है। फॉर्म चाहती है कि मिस्टर एक्स ऐसा ना करे, क्योंकि उससे फॉर्म के बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्म का बेटा कोई इम्प्लॉय भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पार्टनर हो। कोई इम्प्लॉई है जो फॉर्म को छोड़ के जाना चाहता है और सेपरेट बिजनेस करना चाहता है, और फॉर्म उसको ऐसा करने से रोकना चाहती है, क्योंकि उससे फॉर्म के बिजनेस को नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस कैसा है? कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो उस केस में फॉर्म ने उसको जो पैसा दिया, मान लीजिए फॉर्म ने उसको ऐसा करने से रोकने के लिए 2 लाख रुपए दिए। हाँ जी बेटा, फॉर्म ने मिस्टर एक्स को या किसी इम्प्लॉई को ऐसा करने से रोकने के लिए कितने रुपए दिए? 2 लाख। तो ये बेटा फॉर्म का क्या हो गया? एक तरह से खर्चा हो गया। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि फॉर्म ने ये जो खर्चा किया, क्या फॉर्म इसको अपनी बिजनेस इनकम निकालते हुए लेस कर सकती है या नहीं? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे खर्चे को लेस करने की परमिशन देता है या नहीं देता? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये 2 लाख रुपए जो दिए गए हैं, ये कंपटीशन को रोकने के लिए दिए गए हैं, तो ये डिसअलाउड है। इस तरह का खर्चा बेटा डिसअलाउड होगा, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर टू स्टॉप द कंपटीशन इज कंप्लीटली डिसअलाउड। सेम बेटा वही जो लेबर लीडर वाला पॉइंट दिया था उससे मिलता जुलता ही है ये, तो ये भी बेटा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू। हाँ जी बेटा, ये बेटा खर्चा जो है अलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट में लिखा हुआ है, ये उस दूसरी लिस्ट में डाल लेना, डिसअलाउड वाली। ये इस लिस्ट में नहीं आएगा, गलती से बाय चांस ऐसा यहाँ पर आ गया है, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू इम्बेजलमेंट। हाँ जी बेटा, इम्बेजलमेंट क्या होता है? इम्बेजलमेंट होता है बेटा गबन। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई फॉर्म है, ये फॉर्म का बेटा इम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, ठीक है जी। और इसने बेटा क्या कर लिया, मिस्टर एक्स ने फॉर्म के बिजनेस से कुछ पैसा चुरा लिया, ठीक है जी। फॉर्म ने, मिस्टर एक्स जो है फॉर्म का इम्प्लॉई है, और कई बार बेटा हमारे बिजनेस के जो इम्प्लॉई होते हैं वही हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। मीन्स दुकान से बेटा कभी सामान उठा लिया, सपोज करो फॉर्म का बिजनेस गारमेंट्स का है, ठीक है, और मिस्टर एक्स उस फॉर्म का इम्प्लॉई है, और उसको किसी मैरिज में जाना है और अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए उसको नए कपड़े खरीदने थे। उसने क्या किया, अपनी दुकान से ही चोरी कर ली, फॉर्म से ही चोरी कर ली, ठीक है। कितने रुपए की चोरी कर ली? मान लेते हैं 12,000 की ड्रेसेस उसने चुरा ली। तो ये जो चोरी उसने की है 12,000 रुपये की, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस लॉस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म की बिजनेस इनकम निकालते समय अलाउ करेगा या नहीं करेगा? तो ये बेटा अलाउड है, लॉस ड्यू टू इम्बेजलमेंट इज अलाउड, चाहे वो गुड्स की चोरी की गई हो, चाहे कैश की चोरी की गई हो। इस तरह के बेटा लॉसेस अलाउड हैं, आप अपनी बिजनेस इनकम में से लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। बशर्ते कि बेटा आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। आजकल प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उसमें सारी रिकॉर्डिंग में आ जाता है जनरली। और कुछ असेसिंग ऑफिसर पे भी डिपेंड करेगा कि वो आपकी बात पर विश्वास करता है या नहीं करता। अगर उसने आपकी बात पर यकीन कर लिया तो आपको वो डिडक्शन दे देगा। अगर उसको आपकी बात पे यकीन नहीं आया, उसको लग रहा है कि आप
जानबूझकर झूठ बोल रहे हो फर्म की बिजनेस इनकम को रिड्यूस करने के लिए और टैक्स की चोरी करने के लिए, तो हो सकता है वो इसको डिसअलाउ कर दे। तो काफ़ी सारी चीज़ें असेसिंग ऑफिसर पे भी निर्भर करती हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है ब्रोकरेज या कमीशन पेड फॉर रेजिंग द लोन। हाँ जी बेटा, अगर फर्म ने कोई लोन लिया है, जैसे बेटा सपोज कीजिए फर्म ने एक लोन लिया एक्सिस बैंक से या किसी भी बैंक से, ठीक है, ये बेटा लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, और इस लोन को लेने के लिए बीच में बेटा किसी एजेंट की हेल्प ली है। ये बेटा ब्रोकर है जिसने वो लोन सैंक्शन करवाया, तो ब्रोकर को कमीशन दिया। 10 लाख का तो बेटा लोन है, और इस लोन को लेने के लिए ब्रोकर ने किसकी हेल्प की? फर्म की हेल्प की, और फर्म ने इस ब्रोकर को क्या पे किया? मान लेते हैं 5,000 रुपये कमीशन दिया है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 5,000 रुपये कमीशन ब्रोकर को दिया गया है, वेदर इट इज अलाउड और डिसअलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो आंसर इज दिस ब्रोकरेज इज अलाउड। हाँ जी बेटा, ये अलाउड है। जबकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने पढ़ा था कि यदि मकान के लिए आपने लोन लिया हो और उस लोन में आपने ब्रोकर की हेल्प ली हो, तो ब्रोकरेज दी गई ब्रोकरेज डिसअलाउड होती है, वहाँ पर बेटा लेस नहीं कर सकते। बट बिजनेस के लिए अगर आपने लोन लिया है, यहाँ पर फर्म ने जो लोन लिया है वो किस पर्पज़ के लिए लिया है? बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यदि आप लोन लेते हो और विद द हेल्प ऑफ एजेंट या विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, तो ब्रोकर को जो भी आप कमीशन देंगे या ब्रोकरेज देंगे, दैट इज फुली अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्पज। हाँ जी बेटा, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने किसी तरह का कोई लोन लिया है बिजनेस के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि लोन किससे लिया है। एक तो बेटा लोन लिया गया हो किसी रिलेटिव से। हाँ जी बेटा, लोन फर्म ने बिजनेस के लिए लिया है किसी रिलेटिव से, और रिलेटिव को क्या पे कर रही है फर्म? इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए फर्म का कोई पार्टनर है और उस पार्टनर के रिलेटिव से लोन लिया, मान लीजिए उस पार्टनर की वाइफ से लोन ले लिया, तो उस वाइफ को दिया गया इंटरेस्ट, पार्टनर की वाइफ को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या वो अलाउड है? तो आंसर इज यस, ये बेटा अलाउड है। ऑन ड्यू बेसिस, अलाउड ऑन ड्यू बेसिस कहने का मतलब चाहे आपने उस इंटरेस्ट की पेमेंट की हो चाहे ना की हो, डिडक्शन बेटा मिलेगी ही मिलेगी। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो रीजनेबल होना चाहिए। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए? रीजनेबल। अगर असेसिंग ऑफिसर को इंटरेस्ट का अमाउंट अनरीजनेबल लग रहा है तो वो उसको डिसअलाउ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए P&L की डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये लोन किससे लिया है? फ्रॉम एक्स वाइफ, एक्स फर्म का पार्टनर है, एक्स की वाइफ से लोन लिया 10,000 का। ठीक है, 10,000 बेटा इंटरेस्ट है जो उसकी वाइफ को पे किया है। लोन तो ज़्यादा अमाउंट का है, लोन सपोज करो है 1 लाख का, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये ब्याज चुकाया, किसको? एक्स की वाइफ को। ठीक है जी, और मार्केट में जो नॉर्मल रेट है इंटरेस्ट का वो 6% चल रहा है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर इसको डिसअलाउ कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर कहता है जी ये तो ज़्यादा है, 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर आप 10% ब्याज दे रहे हो, ये ज़्यादा है। मार्केट में तो ब्याज का रेट 6% चल रहा है, तो वो ये कह सकता है कि मैं तो केवल 6% ही अलाउड करूँगा। तो उस केस में, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, उस केस में क्या होगा? 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये अलाउड होने चाहिए, और यहाँ दिखा कितने रखे हैं? 10,000। तो एक्सेस अमाउंट बेटा कितना है? डेबिट साइड में कितने रुपए फालतू दिखा रखे हैं? 4,000 रुपये फालतू है। इसको बेटा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, इसको वापस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है।
रिलेटिव से लिया गया लोन और उसके ऊपर चुकाया गया ब्याज अलाउड है, बट वो ब्याज रीजनेबल होना चाहिए। यदि वो रीजनेबल नहीं है तो उसको डिसअलाउ किया जा सकता है। चलिए अब बेटा आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। मान लीजिए, हाँ जी बेटा, लोन लिया है फ्रॉम पार्टनर। अगर किसी फर्म ने अपने ही पार्टनर से लोन लिया है, हाँ जी बेटा, किसी फर्म ने अपने ही किसी पार्टनर से लोन लिया है और फर्म उस पार्टनर को क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट, तो वो बेटा अलाउड तो है। पार्टनर से लिया गया लोन, उसके ऊपर दिया गया ब्याज अलाउड है, बट इट शुड नॉट एक्सीड, हाँ जी बेटा, बट अलाउड तो है, बट इट शुड नॉट एक्सीड 12%। बट बेटा वो 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा है तो डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हाँ जी बेटा, ये फर्म है, ये फर्म का पार्टनर है एक्स। एक्स ने फर्म को 2 लाख रुपए का बेटा लोन दे रखा है। एक्स ने फर्म को कितने रुपए का लोन दे रखा है, 2 लाख। और फर्म इसके ऊपर उसको, फर्म एक्स को कितना इंटरेस्ट दे रही है, मान लीजिए फर्म एक्स को इंटरेस्ट दे रही है 28,000 रुपये साल का, ₹28,000। तो 2 लाख के ऊपर बेटा 28,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो ये तो 14% हो गया। कितने परसेंट हो गया, 14%। 2 लाख का 14% करेंगे तो 28,000 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 28,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो ये 14% बेटा इंटरेस्ट फॉर्म दे रही है। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि मैं तो केवल 12% इंटरेस्ट अलाउ करूंगा, 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में बेटा बाकी का जो 2% है, मान लीजिए P&L की डेबिट साइड में 28,000 रुपये ब्याज दिखाया हो, तो 28 का 28,000 अलाउड नहीं होगा। कितना डिसअलाउड होगा, वो अमाउंट हम निकाल के वापस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो डिसअलाउड अमाउंट निकालने का तरीका ये होगा बेटा, देखो 2 तरीके हैं, या तो ऐसे निकाल लो, 28,000 जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से है, 14% से, इनटू बेटा हमें कितना डिसअलाउड करना है, 12 से कितना फालतू हो गया, 2%। 12 से कितने परसेंट ऊपर है वो लिख लो, 28,000 डिवाइडेड बाई गिवन रेट है 14% और मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस 12। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, 4,000 पे डिसअलाउड हो जाएंगे। ये एक्सेस इंटरेस्ट है। या तो बेटा ऐसे निकाल लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 लाख का, 2 लाख का बेटा पहले 12% कर लो, लोन के अमाउंट का 12%, लोन 2 लाख का था, उसका 12% बनेगा 24,000। 24,000 पे अलाउड है और फर्म पार्टनर को दे कितना रही है, 28। तो 28,000 में से 24,000 माइनस कर दो तो एक्सेस इंटरेस्ट आ जाएगा 4,000। 4,000 में बेटा डिसअलाउड हो जाएंगे और जो डिसअलाउड अमाउंट होता है वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो ये ध्यान रखना है, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो 12% पर एनम से इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा बेटा क्या है, अगर फर्म ने कोई लोन लिया है और किससे लिया है, फ्रॉम बैंक, किसी शेड्यूल्ड बैंक से लोन लिया है या किसी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, हाँ जी बेटा, किसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लिया है या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अलावा कोई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया है, अगर इनसे लोन लिया गया है तो इनको जो ब्याज चुकाया जाएगा, हाँ जी बेटा, इनको जो ब्याज चुकाया जाएगा वो अलाउड है, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट अलाउड है ऑन पेड बेसिस। ऑन पेड बेसिस का मतलब, यदि इन संस्थाओं से, इन बैंक से या इन संस्थाओं से लोन लिया है तो फर्म को डिडक्शन तभी मिलेगी जब फर्म ने ब्याज की पेमेंट वास्तव में कर दी हो। अगर वो ब्याज आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेमेंट करना कंपलसरी है। ये बेटा ड्यू बेस पे है, ये भी ड्यू बेस पे है, ये बेटा पेड बेस पे है। पेड बेस का मतलब जब तक वास्तव में पेमेंट नहीं हो जाती तब तक आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए, उसका टाइम पीरियड बेटा वही है, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द ITR।
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट से पहले हर हाल में इंटरेस्ट की पेमेंट हो जानी चाहिए, तो डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, बिजनेस के बेटा जो सामान्य खर्चे हैं वो सब अलाउड हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी बेटा, देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर बेटा बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किस लिए हैं हो सकते हैं। एक तो आपने सप्लायर्स के साथ, सप्लायर से रिलेटेड हो, एक बेटा आपकी फिक्स एसेट से रिलेटेड हो, और एक बेटा पर्सनल हो सकते हैं। हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी बेटा, कोई आ गया था थोड़ी देर के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेटा किससे रिलेटेड हो सकते हैं, सप्लायर, ये जब आपको मान लीजिए किसी सप्लायर के साथ आपने रिलेशन बनाने हैं, आपने उससे रॉ मटेरियल खरीदना है या गुड्स खरीदनी है, ठीक है, तो आपने उस सप्लायर के पास विजिट किया, उससे बात की कि क्या आप हमें गुड्स सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपका ट्रैवलिंग का जो खर्चा हुआ है वो अलाउड है। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सप्लायर से रिलेटेड हैं, दे आर अलाउड। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेटा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, मान लीजिए आपने अपने शोरूम में कोई एसी लगवाना है, या आपने कोई सपोज करो फर्नीचर परचेज करना है, तो फर्नीचर परचेज करने के लिए सपोज करो आप करनाल गए, करनाल का फर्नीचर बड़ा पॉपुलर है, तो आप यहाँ से गाड़ी लेकर गए, कार का खर्चा हुआ, ठीक है, मान लीजिए आपका आने जाने का 4,000 रुपये का बेटा पेट्रोल लग गया, तो वो 4,000 पेट्रोल जो आपका लगा, जो खर्चा हुआ, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, फिक्स एसेट से रिलेटेड। आप फार्म के लिए क्या खरीदने गए थे, फर्नीचर, तो वो बेटा डिसअलाउड होगा, वो फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होगा। वो जो 4,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा है, जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो 4,000 रुपये बेटा जो पेट्रोल का खर्चा हुआ वो ऐड कर देना। फर्नीचर की कॉस्ट 2,04,000 मानी जाएगी, और डेप्रीसिएशन भी 2,04,000 रुपये ही लगेगा। ये 4,000 खर्चा बेटा कैपिटल नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का नहीं है, इसलिए इसको डिसअलाउ करेंगे। और तीसरा बेटा क्या हो सकता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल। पर्सनल का मतलब, मान लीजिए फर्म के कुछ पार्टनर, फर्म के जो तीनों पार्टनर हैं XYZ, ठीक है बेटा, वो 10 दिन के लिए मनाली घूमने के लिए गए, 10 डेज के लिए कहाँ पर गए हैं, मनाली ट्रिप पे गए हैं, अपनी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए गए या आउट ऑफ कंट्री गए हैं, और उनका बेटा मान लीजिए 2 लाख रुपए खर्चा आ गए, तीनों का टोटल मिला के 2 लाख रुपए खर्चा आ गया। तो ये 2 लाख रुपए खर्चा आया XYZ का लेजर ट्रिप पे, ये बेटा डिसअलाउड है, क्योंकि इस खर्चे का बिजनेस के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे खर्चे को बेटा डिसअलाउ किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेटा ध्यान रखनी है बातें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को लेकर। हाँ जी बेटा, उसके बाद मूव करते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, आपने बेटा कोई खर्चा किया है, एक फॉर्म है, हाँ जी बेटा, उस फॉर्म के जो क्लाइंट्स हैं, फॉर्म के बेटा क्लाइंट्स हैं जो दूर दूर से फॉर्म के पास विजिट कर रहे हैं, फॉर्म के पास कोई क्लाइंट आ रहा है USA से, उस फॉर्म के पास कोई क्लाइंट आ रहा है जापान से। कुछ बिजनेस बेटा ऐसे होते हैं जिनके क्लाइंट्स का जो, उनका जो सर्कल है वो बेटा बहुत वाइडर होता है, दूर दूर से फॉरेन कंट्री से क्लाइंट आते हैं। तो जब वो क्लाइंट्स बेटा आएंगे इंडिया में विजिट करेंगे, तो क्या फर्म उनके लिए रहने का इंतजाम, फर्म उनके लिए कैसे कैसे खर्चे करेगी, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस, हाँ जी बेटा, गेस्ट हाउस में उनके रहने का प्रबंध किया जाएगा, ठीक है जी। उनके एंटरटेनमेंट का, हाँ जी बेटा, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है।
तो कहने का मतलब इस तरह के जो खर्चे हैं, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस या एंटरटेनमेंट के खर्चे, ये अलाउड है, क्योंकि ये किस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, हमें अपना मार्केट शेयर इंप्रूव करना है। मार्केट शेयर इंप्रूव करने के लिए इस तरह के खर्चे बेटा करना जरूरी हो जाता है। आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो कंपटीशन के टाइम में हमें अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बना कर रखने हैं। तो उन रिलेशंस को बनाने के लिए हमें उनके मनोरंजन पे भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, जो कि फुली अलाउड। बट हाँ, एक चीज है, वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल, असेसिंग ऑफिसर की नज़रों में वो खर्चा जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी अलाउड होगा। हाँ जी बेटा, उसके बाद बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। बेटा ये नॉर्मल खर्चा है, अकाउंट्स में भी आप पढ़ते हैं, अलाउड है। रिपेयर ऑफ रिवेन्यू नेचर, अगर आपने आपके बिजनेस की कोई फिक्स एसेट बेटा वो रिपेयर मांग रही है, खराब हो गई है, तो उसकी रिपेयर पे जो खर्चा करोगे वो भी अलाउड है, बशर्ते कि वो खर्चा रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए। यदि वो खर्चा कैपिटल नेचर का है, सपोज करो मशीन का कोई पार्ट ही खराब हो गया और वो पार्ट ही बदलना पड़ गया, तो वो बेटा रिवेन्यू नेचर की रिपेयर नहीं है, वो कैपिटल नेचर की है, वो डिसअलाउड होगी। ठीक है, ऐसे ही बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर आपने रिपेयर या वाइट वॉश करवाई है, वो तो अलाउड है। बट आपने बिल्डिंग में 2 कमरे एक्स्ट्रा बनवा दिए, उसके ऊपर आपने 2 लाख रुपए लगा दिए, वो डिसअलाउड है, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो रिवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउड है। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस बेटा मैंने कल की क्लास में आपको बता दिए थे। बिजनेस में जो लीगल चार्जेस हैं, यदि वो बेड डेट्स की रिकवरी से रिलेटेड है तो अलाउड है। यदि लीगल चार्जेस आपकी किसी फिक्स एसेट की परचेज से संबंधित है, मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई लीगल चार्जेस पे किए हैं, तो वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होंगे, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंस। बट अगर लीगल चार्जेस आपने बेड डेट्स की रिकवरी के लिए किए हैं, आपके कोई डेटर्स आपका पैसा देने से मना कर रहे हैं और पैसा डूब रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहते हो, तो जो भी आप वकील को पैसे दोगे उसके अगेंस्ट कलेक्शन के लिए, वो बेटा अलाउड है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लीगल चार्जेस आपने किस पर्पज से स्पेंड किए। यदि लीगल चार्जेस आपके किसी पर्सनल केस से रिलेटेड है, मान लीजिए किसी एक पार्टनर का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, उससे रिलेटेड लीगल चार्जेस फर्म पे कर रही है, वो डिसअलाउड है, क्योंकि ये फर्म का बिजनेस नहीं है कि वो अपने पार्टनर के डिवोर्स के केस का खर्चा बियर करे। ठीक है जी, तो इस तरह के खर्चे आपको देखना पड़ेगा कि लीगल चार्जेस जो हैं वो कौन से किससे रिलेटेड है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वो अलाउ होना चाहिए या नहीं। चलिए, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट फीस। हाँ जी बेटा, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए जो सीए को या जो भी फॉर्म है जिसके थ्रू ऑडिटिंग का काम चल रहा है, तो उसको बेटा फीस पे करनी पड़ेगी, ये अलाउड है। डोनेशन टू ट्रेड एसोसिएशन, इसकी बात मैं कल की क्लास में कर चुका हूँ डिटेल में, डोनेशन के बारे में, वहां पर बेटा आप देख लीजिएगा, अलाउड है ये भी। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में बेटा कल बताया था, एडवर्टीजमेंट जो है तभी अलाउड होगा यदि वो रिवेन्यू नेचर का है। ठीक है, जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए कैलेंडर्स छपवा लिए, डायरीज बनवा ली, ठीक है, अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए आपने कोई गिफ्ट स्कीम वो रख दी, वो तो बेटा अलाउड है। बट अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया, सपोज कीजिए आपने कोई नियॉन साइन बोर्ड लगवाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो खर्चा करोगे वो कैपिटल नेचर का है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। इसके बारे में भी हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेंबरशिप फीस, हाँ जी बेटा, ये सुनिए ध्यान से, ये नया पॉइंट है हमारे लिए। मेंबरशिप फीस का मतलब क्या है? हाँ जी बेटा, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा किसका मेंबर होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर होता है आईसीएआई का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर कौन है? सीए। ये बेटा कोई सीए है जो सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर। तो हर एक सीए को सीए इंस्टीट्यूट की क्या लेनी जरूरी है? मेंबरशिप लेनी जरूरी है। ठीक है जी, और एज ए मेंबर सीए जो है उस आईसीआई को एनुअली एनुअली बेटा उसकी फीस होती है, मान लीजिए 5,000 रुपये एनुअल फीस है जो सीए को पे करनी है। ठीक है, तो ये बेटा जो 5,000 सीए ने पे किया,
ये सीए की जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम निकालेंगे उसमें से बेटा लेस हो जाएंगे 5,000। तो मेंबरशिप फीस अगर किसी बिजनेस एसोसिएशन की है तो वो बेटा लेस हो जाएगी। ऐसे ही जो एडवोकेट होते हैं उनकी बार काउंसिल होती है, ठीक है, कोई एलएलबी कोई एडवोकेट है और उसकी बार काउंसिल का वो मेंबर है, तो बार काउंसिल को जो वो एनुअली मेंबरशिप फीस पे करता है वो भी बेटा अलाउड है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड मोटर कार। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में तो बेटा मैं चर्चा कर चुका हूँ, मैं मोटर कार के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए एक फर्म है या कोई बिजनेसमैन है, उस फर्म ने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, हाँ जी बेटा, फर्म जो अपने ऑपरेशंस के लिए किसका इस्तेमाल कर रही है, कार का। बट साथ में ये लिखा हुआ है ये जो कार है ये 75% तो बिजनेस के कामों में यूज होती है और 25% इस कार का यूज पर्सनल पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, फर्म के पास कोई गाड़ी है बिजनेस के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, और उसका 75% तो फर्म बिजनेस के लिए यूज कर रही है उस कार को और 25% पर्सनल पर्पज के लिए। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि उस कार का जो भी खर्चा है, कार के बेटा खर्चे जो भी हैं, खर्चों में क्या क्या आएगा, खर्चों में पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी और डेप्रीसिएशन, क्या वो सब अलाउड होगा या नहीं होगा, और अलाउड होगा तो कितने परसेंट अलाउड होगा। तो पहली बात तो अलाउड है, यस। कितने परसेंट अलाउड होगा, जितना बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, प्रपोर्शन देख लो 75%। मान लीजिए साल में कार का खर्चा बेटा हुआ 1 लाख, 1 लाख रुपए गाड़ी का खर्चा हुआ, तो 1 लाख का 75%, 75,000 रुपये बेटा अलाउड होंगे, बाकी 25,000 रुपये डिसअलाउड। ये ध्यान रखना। ठीक है जी। 25% बेटा पर्सनल यूज से रिलेटेड है तो इसको डिसअलाउ कर देंगे, जो बिजनेस पर्पज से रिलेटेड है वो उसे अलाउ कर देंगे, सिंपल सी बात है। अकाउंट्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लॉस ड्यू टू रॉबरी और डकैती। दिन दहाड़े आपके बिजनेस में आके बेटा कोई आपको लूट पाट के चला गया और उससे आपको 5 लाख का नुकसान हो गया, अलाउड है। हाँ जी बेटा, इस तरह का जो लॉस है वो अलाउड है। नेक्स्ट, नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस। हाँ जी बेटा, इस पॉइंट को समझते हैं। नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस का मतलब क्या है, ये बेटा एक फॉर्म है, उस फॉर्म का ये सप्लायर है। ठीक है जी। फॉर्म ने अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना है, फॉर्म ने अपने सप्लायर से क्या परचेज करना है, रॉ मटेरियल, बट सप्लायर कहता है कि मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए तभी मैं आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करूँ। फॉर्म ने बेटा क्या किया, 20,000 का एडवांस दे दिया, सप्लायर को 20,000 का एडवांस दे दिया ताकि वो समय पर माल की सप्लाई दे। ठीक है जी। और बाय चांस क्या हुआ, हाँ जी बेटा, फॉर्म ने अपना ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, फॉर्म ने अपना ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया और सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने ये 20,000 रुपये जो एडवांस है फॉरफिट कर दिया। ठीक है जी। तो फॉर्म को बेटा कितने रुपए का नुकसान हो गया, फॉर्म को 20,000 रुपये का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लॉस हुआ है, तो क्या इस लॉस को, हाँ जी बेटा, ये फर्म को जो 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही, क्या ये फर्म की बिजनेस इनकम निकालते हुए अलाउड होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज यस, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इसको बेटा अलाउ किया जाएगा। इस तरह के जो लॉसेज हैं, इस तरह के लॉसेज होना बिजनेस में बेटा आम बात है। ठीक है, हमने अपने किसी सप्लायर को एडवांस पैसे दिए हों और वो बेटा फॉरफिट हो जाए। हाँ वो सब, वो बेटा जो एडवांस फॉरफिट हुआ है वो किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया गया कोई खर्चा,
एक फर्म है, उस फर्म के अंदर बेटा 25 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कोई खर्चा कर दिया, तो वो बेटा अलाउड होगा। बस वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई क्लिनिक बनवा दिया, ताकि फैक्ट्री में जो कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं काम करते हुए, उनका वहाँ पे फ्री में इलाज किया जा सके। तो जो वो क्लिनिक बनाया गया है, वो तो बेटा कैपिटल नेचर का खर्चा है, वो डिसअलाउड होगा। बट मान लीजिए फर्म ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई कैंटीन बनवा दी, जहाँ पर कर्मचारी दोपहर में जाके बेटा अपना लंच वगैरह ले सकते हैं, या नाइट शिफ्ट में हो तो बेटा डिनर कर सकते हैं, इस तरह का कोई खर्चा किया, वो अलाउड है। कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो डिसअलाउड होगा। तो ये बेटा ध्यान रखना है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसिस। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर लेबर वेलफेयर फंड लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा, लेबर वेलफेयर फंड, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसिस तो अलाउड है, बट अगर लेबर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, वो डिसअलाउड है। क्योंकि फंड में बेटा जो पैसा डाला जाएगा, फंड का मतलब ये है कि वो पैसा आपने अभी खर्च नहीं किया, फ्यूचर में खर्च करोगे। ऐसे तो कोई भी बिजनेसमैन क्या करेगा, लेबर वेलफेयर फंड में पैसा डालता जाएगा और उससे वो बेटा उसको अब बिजनेस के खर्चों में दिखा लेगा कि मेरा इतना खर्च हो गया, और उससे उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। और गवर्नमेंट को बेटा नुकसान होगा, टैक्सेबल इनकम को जब वो रिड्यूस करेगा तो उससे गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए अगर आपने फंड में पैसा डाला है, वो तो डिसअलाउड है, क्योंकि वो पैसा आपने खर्च थोड़ी किया, वो तो अपने फंड में डाला है। बट कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो पैसा आपने वास्तव में खर्च किया है, उसकी बात करो, वो उसकी हम डिडक्शन देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस आर अलाउड बट द लेबर वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली डिसअलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑन सम रिलीजियस और सोशल ओकेजन। फर्म ने बेटा कोई खर्चा कर दिया दशहरे पे, दीपावली पे, ठीक है। आपको पता है इंडिया जो है वो कंट्री ऑफ फेस्टिवल है, यहाँ पर फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो उन फेस्टिवल्स के दौरान आपने अपने कर्मचारियों को कोई पार्टी दी है, छोटा मोटा खर्चा कर दिया, या आपने उनमें गिफ्ट्स बांट दिए, तो वो बेटा अलाउड है, वो रीजनेबल होना चाहिए। बट यदि असेसिंग ऑफिसर को वो खर्चा अनरीजनेबल लग रहा है तो डिसअलाउ कर सकता है। पीछे बेटा एक सूरत के अंदर एक व्यापारी था डायमंड, उसने अपने कर्मचारियों को क्या बांट दी, गाड़ियां गिफ्ट में दे दी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो सकता है कि वो खर्चा अनरीजनेबल लगाओ, तो वो उसको डिसअलाउ कर सकता है। तो रीजनेबल खर्चे वो तो बेटा अलाउड हैं, बट अनरीजनेबल होगा तो उसे डिसअलाउ किया जा सकता है। ऐसे ही संस्था की कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इनॉग्रेशन सेरेमनी में मान लेते हैं बेटा कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने कोई नई यूनिट लगाई है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पे हो सकता है उसका उसके लिए कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी हो, कोई नई यूनिट लगाई है, उसके लिए किसी चीफ गेस्ट को बुलाया, तो उस वहाँ पे जो खर्चा किया जाएगा वो अलाउड है। बट फिर वही कंडीशन है कि वो खर्चा क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया हुआ है अलाउड, अपनी फिक्स एसेट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो भी अलाउड है। अगर किसी फर्म ने अपने इंप्लॉइज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो अलाउड। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है इंप्लॉइज का, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक अलाउड है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलाउड है, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। हाँ जी बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग जो है हमारी कंट्री के लिए बेटा बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बेटा बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी फर्म ने, मान लीजिए कोई फर्म है पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर 100 एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, ठीक है,
और फर्म ने क्या किया, अपने 100 एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कोई खर्चा कर दिया। फैमिली प्लानिंग की प्रमोशन के लिए 100 एम्प्लॉइज के बीच में बेटा उनको मान लीजिए, सपोज कीजिए खर्चा कर दिया। वो खर्चा बेटा दो तरह का हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। फैमिली प्लानिंग का खर्चा दो टाइप का हो सकता है, रिवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर का। हाँ जी बेटा, रिवेन्यू नेचर का खर्चा क्या होता है भाई, जो 100 एम्प्लॉइज के बीच में फैमिली प्लानिंग को एनकरेज करने के लिए कोई बाहर से एक्सपर्ट आ गया लेक्चर देने के लिए, कोई लेक्चर करवा दिया एक्सपर्ट का, जो एम्प्लॉइज को समझा के जाएगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, वो ज़्यादा पॉपुलेशन को ना बढ़ाएं, लेक्चर दिया, उसके ऊपर खर्चा कर दिया फार्म ने। ठीक है। या फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसकी जो उसके ऊपर बेटा खर्चा कर दिया, ये भी अलाउड है। बट अगर फर्म ने बेटा कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया, मान लीजिए फर्म ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगवा दिया, ठीक है जी, उस बोर्ड के ऊपर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, तो वो जो कैपिटल नेचर का खर्चा है वो भी अलाउड है, बट वो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। फैमिली प्लानिंग पे किया गया खर्चा रिवेन्यू नेचर का है तो फुली अलाउड है। बट अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो वो कितनी किस्तों में अलाउड होगा, 5 सालों में, 5 किस्तों में। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए का कोई बोर्ड लगवा दिया और उस पर फैमिली प्लानिंग से संबंधित जानकारी है, तो 5 इंस्टॉलमेंट में बेटा 40-40 हज़ार रुपये हर साल अलाउड होंगे। बट कोई रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, जैसे लेक्चर, किसी एक्सपर्ट का लेक्चर करवा दिया, ठीक है जी, तो वो बेटा अलाउड, फुली अलाउड। चलिए आगे मूव करते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। हाँ जी बेटा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स ये भी बेटा पूरी तरह से अलाउड है। जो आजकल बेटा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं बैंक के थ्रू, तो उस ट्रांजेक्शन पे बैंक के द्वारा कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जब मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, तो वो टैक्सेस बेटा आपका खर्चा है, वो अलाउड है। चलिए, और कौन सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स। हाँ जी बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, अगर फर्म ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई पैसा डाला है, कौन से फंड में, आरपीएफ में, या एसएपीएफ। एसएपीएफ की बेटा फुल फॉर्म है सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड, अगर इस फंड में कोई पैसा डाला है कर्मचारियों के हितों के लिए, या एजीएफ, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, ये बेटा अलाउड है। या पेंशन फंड हो सकता है कोई। हाँ जी बेटा, वैसे तो जितने फंड वगैरह होते हैं डिसअलाउड होते हैं। हाँ जी बेटा, अभी मैंने बताया था कल, प्रोविजन और रिजर्व हो वो डिसअलाउड होंगे। अभी मैंने बताया लेबर वेलफेयर फंड भी डिसअलाउड होता है। बट कर्मचारियों के कल्याण के लिए यदि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाया गया है, इसमें पैसा डाला है, ये अलाउड है। हाँ जी बेटा, इन फंड्स के अंदर डाला गया पैसा अलाउड होगा। डिसअलाउड कौन कौन से, यूआरपीएफ, यूआरपीएफ डिसअलाउड है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी लिखा हुआ है, वो भी डिसअलाउड है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड तो अलाउड है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी डिसअलाउड है। तो यूआरपीएफ ध्यान रखना डिसअलाउड होगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ये भी डिसअलाउड होगा। आरपीएफ, सुपरनेशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, दीज आर अलाउड। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या आएगा, देखिए। हाँ जी बेटा, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन के लिए बेटा डीड का होना जरूरी है, एग्रीमेंट का होना जरूरी है, रिटर्न एग्रीमेंट जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब वो रिटर्न एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी वकील की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वकील बेटा क्या मांगेगा, अपनी फीस मांगेगा। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि पार्टनरशिप डीड बनाते समय जो वकील को फीस दी जाती है, क्या वो अलाउड है, क्या वो बिजनेस के खर्चों के रूप में घटाई जा सकती है, तो आंसर इज यस, ये कंप्लीटली बेटा अलाउड है, अलाउड फुली एज डिडक्शन। हाँ जी बेटा, और बात करते हैं हम।
ये बेटा हमारे कुछ खर्चे थे जो अलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं रेट्स ऑफ डेप्रीशिएशन। हाँ जी बेटा, रेट्स ऑफ डेप्रीशिएशन कौन कौन से हैं? लास्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, बट ये रेट्स बेटा आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। बिल्डिंग पे बेटा जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट बेटा है 10%। वो बिल्डिंग जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जा रही है 10%। और वो बिल्डिंग जो फर्म ने अपने कर्मचारियों को रहने के लिए दी हुई है। अगर फर्म ने कुछ बिल्डिंग्स या कुछ फ्लैट या कुछ क्वार्टर ऐसे बनवाए हुए हैं जहां पर फर्म के कर्मचारी रहते हैं, तो वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है, तो उसके ऊपर बेटा 5%। और जिस फर्म के अंदर सॉरी जिस बिल्डिंग के अंदर फर्म अपना बिजनेस रन कर रही है या फैक्ट्री चला रही है, क्योंकि कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो ज़्यादा जल्दी डेप्रीशिएट होगी वो बिल्डिंग बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जा रही है, तो इसलिए उसका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी ज़्यादा है। ठीक है, उसका टीयर एंड वियर ज़्यादा होगा। रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो बिल्डिंग यूज हो रही है उसका टीयर एंड वियर कम होगा, इसलिए रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी कम है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के रूप में यदि कोई बिल्डिंग बनाई गई है, जैसे आपने देखा होगा। हाँ जी बेटा, टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, फर्म ने, एक फर्म है, उस फर्म ने बेटा यहाँ पर एक वीटा का बूथ बनाया हुआ है। ये वीटा का बूथ है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, वीटा का जो बूथ होता है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। या फर्म ने बेटा कोई गेट कीपर के लिए एक हट बनवा दी। यहाँ पे गेट कीपर बैठता है। ठीक है जी। जो लोग एंट्री एग्जिट कर रहे हैं उनके ऊपर वो निगरानी रखता है कि कोई जो एंट्री गेट पे वो रजिस्टर पे साइन करवाता है, तो उसके लिए एक टेम्परेरी हट बना दी। तो जो वीटा का बूथ बनाया गया है, कर्मचारी अगर कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह लेना चाहते हैं तो वो वीटा के बूथ पे जाके, इसलिए उन्होंने वीटा का बूथ इस्टेब्लिश करवा दिया। एक गेट कीपर के लिए बेटा टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनवा दिया। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्परेरी शेड हो सकता है, बैठने के लिए कोई शेड बनवाना है, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया जाएगा, वो उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन का रेट है वो 40% है। ठीक है जी। जो कंक्रीट की बिल्डिंग होगी, कंक्रीट की बिल्डिंग पे तो 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे 40%, और जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है बेटा, वो 5%। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बेटा बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रीशिएशन का जो नॉर्मल रेट है, इसमें बेटा सबसे ज़्यादा जो रेट काम आएगा बिल्डिंग में आपका, बता देता हूँ मैं, वो 10% आएगा। सबसे ज़्यादा रेट जो यूज होगा वो मैं लिख देता हूँ, 10%। चलिए अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी में बेटा जो नॉर्मल रेट है वो तो है 15%। ठीक है जी, ये रेट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है प्लांट एंड मशीनरी का। इवन जो कार है, मोटर कार, उसके ऊपर भी बेटा 15% है। सर्जिकल इक्विपमेंट है, उनके ऊपर भी 15% है। ये सारे प्लांट एंड मशीनरी में ही आते हैं। मोटर कार पे बेटा 15%। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। सपोज कीजिए एक फार्म है, उस फार्म ने अपने एनर्जी सेविंग के लिए बेटा सोलर प्लांट लगवाया। एनर्जी सेविंग के लिए क्या लगवाया है? सोलर, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम पे मान लीजिए 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया फार्म ने, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसके ऊपर बेटा 40% डेप्रीशिएशन अलाउड होगा साल में। यानी कि 10 लाख के ऊपर 40%, 4 लाख रुपए डेप्रीशिएशन अलाउड है। बुक्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर बेटा 40%। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या वकील होते हैं, उनकी जो बेटा प्रोफेशन के लिए जो बुक्स हैं, प्रोफेशन में जो बुक्स यूज होती हैं, वही उनकी प्लांट एंड मशीनरी है। इनके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट 40% है। कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बेटा चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर, दोनों ही केसेस में 40% डेप्रीशिएशन लगेगा। तो ये सारे डेप्रीशिएशन के रेट्स बेटा आपको लर्न करने हैं। इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल को छोड़कर जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे पेटेंट राइट है। हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हैं? हाँ जी बेटा, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज हो गया,
ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इन इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हाँ जी बेटा, गुडविल को छोड़कर जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल नॉलेज, उनके ऊपर 25% बेटा डेप्रीसिएशन लगेगा। गुडविल बेटा नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है। रीजन क्या है, गुडविल नॉन डेप्रीशिएबल क्यों है? क्योंकि गुडविल की बेटा वैल्यू है, वो कभी तो बेटा ज्यादा हो जाती है, कभी कम। वो डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि गुडविल ऑलवेज डेप्रीशिएट होती है। ठीक है जी। तो पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल नॉलेज, ये तो बेटा समय के साथ क्या होंगे, डेप्रीशिएट, इसीलिए इनके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 25% के रेट से। गुडविल जो है वो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स में आती है। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स के ऊपर बेटा जो रेट आपको याद रखना है 10%। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रेट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो बेटा ये 4 रेट है। एक तो आपका ये है बेटा 10%, जो आपका ज़्यादा यूज होगा। एक बेटा ये 15% ये यूज होगा। एक 25% और एक ये 10। ये 4 तो बेटा ज़्यादा यूज होंगे। बाकी आप सभी लर्न कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है इनको याद करना। बताइए बेटा। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं। तो इसके बेटा आपने अपनी जो नोटबुक है उसमें बेटा सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तक तब तक बेटा आपको दिक्कत आ सकती है। हाथ से लिखने पे आपका 60% तो बेटा आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, बाय बाय बेटा।